जय हिंद दोस्तों। मैं धर्मेंद्र कुमार। तो आज के सेशन में अपन बात करेंगे एनसीईआरटी की टेबल नंबर 13.1 की। उसमें आपको कंपैरिजन बता रखा है कॉलम 2 और 3 में C3 और C4 पादप में, और पूछा है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। वैसे एक तरह से ये C3 और जो C4 पाथवे है उनका समरी है, ठीक है, उनकी समरी है, सारांश। अगर आपने बहुत अच्छे से सेशन को देखे हैं, बहुत अच्छे से आपने एनसीईआरटी समझी है, तो ये एक एनसीईआरटी वालों ने एक टेबल जो दे रखी है वो लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए आपके लिए काफी फायदेमंद होगी, ठीक है। एक तरह से ये समरी है जो भी आपने सेशन देखे हैं, जो भी आपने एनसीईआरटी पढ़ी है उसकी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अब अपन टेलीग्राम पे आ चुके हैं, अराइजन करियर एकेडमी से आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको जो भी अपडेट होगी उस चैनल पे मिल जाएगी। चलिए, तालिका है 13.1 C3 और C4 पौधों के बीच अंतर करने के लिए ये जो कॉलम 2 और 3 है उनको आपको भरना है, ठीक है। ये कॉलम पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और आपको ये एक तरह से ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ से लगभग अगर मैं कहूँ कि आपके पास इसमें 15-16 अगर ये आपको विशेषताएं दे रखी है तो 15-16 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है एमसीक्यू, ठीक है। तो पहला आपको विशेषता दे रखी है, आप इसे पहले फिल कर लीजिए, उसके बाद में आप इस सेशन को देखेंगे तो आप देखिएगा कि कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो पहला आपको दे रखा है वह कोशिका प्रकार जिसमें केल्विन चक्र संपन्न होता है। इनमें से आपको चुनना है पर्ण मध्यतक, पूलाच्छद या दोनों, ठीक है। मीजोफिल है या आपके पास बंडल शीत सेल है या दोनों में होता है। तो C3 पादप की अगर अपन बात करें तो C3 पादप में जो पर्ण मध्यतक है जिसे अपन बोलते हैं मीजोफिल, पर्ण मध्यतक, ठीक है, पर्ण मध्यतक कोशिका में होता है केल्विन चक्र जो है। जबकि C4 की बात करें तो इसके अंदर होता है पूलाच्छद, इसमें पूलाच्छद कोशिका में होता है जो C4 पादप, उसमें केल्विन चक्र संपन्न। दूसरा लिखा है, दूसरी विशेषता है वह कोशिका प्रकार जिसमें प्रारंभिक कार्बोक्सिलेशन प्रतिक्रिया घटित होती है। तो प्रारंभिक कार्बोक्सिलेशन की जो होती है सेम वही है, पर्ण मध्यतक किसके अंदर होती है, और C4 में भी पर्ण मध्यतक में होती है, ठीक है, पर्ण मध्यतक में होती है। क्योंकि जब C4 आपने डिस्कस किया था तो वहां पर अपन ने बात की थी, कुछ इस प्रकार से अपने पास था, पहले ऊपर की ओर आपके पास पर्ण मध्यतक होता है, नीचे की ओर क्या होता है, बंडल शीत सेल होता है। यहाँ पर जो भी एसिड वगैरह बनता है ऑक्जेलो एसिड और उसका परिवहन होता है, फिर वो आता है पूलाच्छद कोशिका में। तो C4 पादप में जो है प्रथम प्रारंभिक कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया जो है वो भी पर्ण मध्यतक में होती है, और C3 में तो पर्ण मध्यतक में ही होती है, ठीक है। आगे अपन चलते तीसरे में, एक पत्ती में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है जो CO2 का यौगिकीकरण करता है, ठीक है। एक मध्यतक, पर्ण मध्यतक, 2 पूलाच्छद एवं पर्ण मध्यतक, 3 पूलाच्छद, पेलिसेड, स्पंजी, पर्ण मध्यतक। तो ये जो नया शब्द आपको मिल रहा है ना पेलिसेड, ये नया नहीं है, स्पंजी और पेलिसेड। ये जो छठा चैप्टर आप पढ़ते हैं पादप शारीरिकी वाला, उसके अंदर पत्ती की संरचना में आपको मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो C3 पादप में आपके पास आएगा पहला जो है, एक पत्ते में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है जो CO2 का यौगिकीकरण करती है। तो C3 में तो केवल पर्ण मध्यतक आता है, ठीक है, पर्ण मध्यतक इसके अंदर आता है, पर्ण मध्यतक इसके अंदर आता है। जबकि इसकी अगर अपन बात करें C4 में तो इसमें पर्ण मध्यतक भी आता है और पूलाच्छद भी आता है, क्योंकि एनसीईआरटी में बता रखा इजी से आपको। तो पूलाच्छद को मैं सिंपल सा लिख देता हूं बंडल शीत सेल इंग्लिश में, और मीजोफिल जो है पर्ण मध्यतक उसको मैं लिख देता हूं MC, मीजोफिल सेल, ठीक है, ये आपको समझ जाना है। अगला प्रश्न है, विशेषता दे रखी है CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है, RUBP, PEP या PGA। ये भी आपने आसानी से बता देना है। तो C3 में आता है RUBP और C4 में आपके पास आता है PEP, फोस्फेनिल पाइरुवेट और राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये 5 कार्बन वाला होता है और ये 3 कार्बन वाला होता है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, सीधा सीधा, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी। फिर आता है प्राथमिक CO2 ग्राही में कितनी संख्या में कार्बन होते हैं। तो मतलब ये RUBP और PEP में पूछ रहा था। इसके अंदर ऑप्शन आपको दे रखे 5, 4, 3। तो इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं, इसके अंदर 3 होते हैं। फिर इसी से अगला प्रश्न इन्होंने रिलेट करके पूछा है, CO2 स्थिरीकरण का प्राथमिक उत्पाद कौन सा है। तो यहां आपको बता देना है स्थिरीकरण का, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये प्राथमिक ग्राही पूछ रहा है, ये प्राथमिक उत्पाद पूछ रहा है, ठीक है।
तो CO2 स्थिरीकरण का प्राथमिक उत्पाद जो है वो PGA है, OA, RU, BP। तो यहां पर जो आपके पास आएगा वो आएगा PGA और यहां पर अपने पास आएगा OAA। PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और OAA का मतलब होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये भी आपने NCERT में दे रखा, तो इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट, CO2 स्थिरीकरण के प्राथमिक उत्पाद में कितने कार्बन है? तो प्राथमिक उत्पाद में C3 नाम से ही पता चल रहा है 3 कार्बन होंगे और इसके अंदर 4 होंगे, तो ऑप्शन भी आपको दे रखे 3, 4, 5। अगला, क्या पौधे में रुबिस्को होता है? मतलब ये C3 और C4 के बारे में पूछ रहा है। क्या C3 पादप में रुबिस्को होता है? क्या C4 में होता है? हाँ, नहीं, सदैव नहीं, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो जो C3 पादप है उसमें भी होता है, यस, रुबिस्को होता है। C4 जो पादप है उसमें भी होता है, यस, दोनों में ही क्या होते हैं? रुबिस्को जो एंजाइम हो दोनों में ही होता है। नेक्स्ट, क्या पौधे में पेपकेज होता है? हाँ, नहीं, सदैव नहीं। तो पेपकेज जो है C3 पादप की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर नहीं है, नो, और इसके अंदर यस। ठीक है, इसके अंदर यस, पेपकेज जो है C3 पादप में नहीं होता जबकि C4 में होता है। नेक्स्ट, पौधों में किन कोशिकाओं में रुबिस्को होता है? तो C3 और C4 के बारे में पर्ण मध्यतक, मूलाक्षद या कोई नहीं। तो C3 में आपको ध्यान में रखना है केवल पर्ण मध्यतक की बात करते हैं, C4 में मूलाक्षद और पर्ण मध्यतक दोनों की बात करते हैं अपन। लेकिन जो रुबिस्को एंजाइम है वो किसके अंदर होता है? तो यहाँ जो मीजोफिल कोशिका C3 मीजोफिल सेल या मीजोफिल कोशिका या पर्ण मध्यतक कोशिका में है, जबकि इसके अंदर जो मिलता है वो मूलाक्षद या बंडल शीत सेल के अंदर मिलता है। ठीक है, फिर आता है उच्च पादप, उच्च प्रकाश स्थिति में CO2 के यौगीकरण की दर। प्रकाश उच्च होगा तो CO2 का जो यौगीकरण हो रहा है वो क्या निम्न होगा, क्या उच्च होगा या मध्यम होगा, ये आपको बताना है। तो C3 में लो होता है क्योंकि ये उच्च प्रकाश को रेस्पॉन्स नहीं करता, जबकि C4 में क्या होता है? हाई होता है। ये भी अपन ने डिस्कस कर रखा है, 2 बार इसे अपन ने डिस्कस कर रखा है। फिर आगे अपन चलते हैं इसके अंदर, तो ये हो गया। क्या निम्न प्रकाश तीव्रता में प्रकाश शोषण होता है? क्या निम्न प्रकाश तीव्रता में प्रकाश शोषण होता है? आपके पास है उच्च, नगण्य, कभी कभी। ठीक है, उच्च, नगण्य, कभी कभी। तो यहां जो C3 है उसके अंदर नगण्य आएगा, ना के बराबर होता है, जबकि यहां पर भी नगण्य ही आएगा। ठीक है, जबकि का मतलब ये नहीं कि सर उच्च होगा या कभी कभी होगा, दोनों में ही निम्न प्रकाश तीव्रता में प्रकाश शोषण नहीं है। ठीक है, फिर लिखा है क्या उच्च प्रकाश तीव्रता में प्रकाश शोषण होता है? तो उच्च प्रकाश तीव्रता में प्रकाश शोषण जो है आपके पास होता है। ठीक है, C3 में ही होता है प्रकाश शोषण, जबकि C4 की बात करें तो उसमें तो नहीं ही होता है, नगण्य अपन लिख देंगे यहां पर सिंपल सा। फिर आगे आपको दे रखा है क्या निम्न CO2 सांद्रता में प्रकाश शोषण होगा? क्या निम्न जो CO2 सांद्रता उसमें प्रकाश शोषण होगा? तो बिल्कुल सही बात है, प्रकाश शोषण CO2 और O2 के बारे में आपने डिस्कस कर रखा। रुबिस्को एंजाइम में क्या आता है? रुबिस्को में राइबोलोज, बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज की बात करते हैं। तो एक साइड जो CO2 के लिए, दूसरा O2 के लिए। तो मैंने आपको बताया था अगर CO2 और ऑक्सीजन में से अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो रुबिस्को इसके साथ में क्रिया करेगा, और 3 कार्बन और 2 कार्बन वाला जो फॉस्फोग्लाइकेट और जो फॉस्फोग्लिसरेट है वो बनेगा। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन का होता है, फॉस्फोग्लाइकेट 2 कार्बन का होता है। ये अपन ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्या निम्न CO2 सांद्रता में प्रकाश शोषण होगा या नहीं होगा? तो आपके पास होगा, क्योंकि CO2 निम्न है तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर? ज्यादा है। तो ये आपके पास सिंपल सा हो गया, उच्च अपने पास इसके अंदर, और यहां जो है आपके पास नगण्य हो ही गया। आगे अपन चलते हैं, क्या उच्च CO2 सांद्रता में प्रकाश शोषण होगा? अब CO2 उच्च है तो वो इसके साथ में जुड़ेगा RuBP के साथ में, तो यहां पर क्या होगा? नगण्य हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। और इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें तो वैसे ही नगण्य है, C4 में तो प्रकाश शोषण जो है वो। क्लियर है, आगे अपन चलते हैं, आगे के जो दे रखे हैं उस पर चलते हैं। अनुकूलतम ताप इसने पूछा है, तो अनुकूलतम ताप जो है 20 से 25 डिग्री होता है C3 में, 25 डिग्री सेल्सियस। और इस ये उच्च ताप के लिए होता है तो ये 30 से 40 डिग्री आपके पास हो जाता है लगभग। 40 से ऊपर की अपन बात नहीं कर रहे। ठीक है,
और सबसे लास्ट में उदाहरण जो है वो आपको ध्यान में रखना है। उदाहरण जो है वो आपको सिंपल सा ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर तो ऑप्शन आपको नहीं दे रखे उदाहरण के, तो मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ। एक तो वीट, गेहूं जिसे अपन बोलते हैं, राइस चावल आपके पास आ जाएगा, बेम्बो आ जाएगा, बांस का जो पदार्थ है वो इसके अंदर आ जाएगा, पटेटो इसके अंदर आ जाएगा, आलू इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। जबकि C4 की बात करें तो जो गन्ना है, शुगर कैन जिसे अपन बोलते हैं, वो आएगा, मक्का इसके अंदर आएगा। मक्का और ज्वार तो मैंने आपको पहले वैसे ही बता रखा है क्योंकि NCERT के प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है। सोरगम इसके अंदर आएगा। ये कुछ जो एग्जाम्पल है आपको सिंपल से ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर जो है ये NCERT का जो टेबल था उसका भी कंपैरिजन अपन ने कर लिया है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा चांसेस इसमें से प्रश्न पूछने के। अगले सेशन में जो अपन मिलेंगे तो जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारक है वो यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।